एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का कनेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फेल्योर ऑफ रिवेट जॉइंट। आपके सिलेबस में फेल्योर ऑफ रिवेट जॉइंट का देखेंगे सिलेबस पलट के तो तीन तरह का रिवेट फेल्योर दिया होगा। आपका फेल्योर टेंसाइल फेल्योर इन प्लेट, यानी प्लेट का तनन में विफल होना। उसके बाद होगा आपका रिवेट का कर्तन में विफल होना। उसके बाद होगा आपका रिवेट का धारण में विफल होना। इसके अलावा और भी सारा मतलब कि और भी तरीके से आपका रिवेट ज्वाइंट विफल होता है, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो इससे पहले पीछे का जितना भी लेक्चर है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए शुरू करेंगे आज का लेक्चर, है ना। पिछले लेक्चर में हम बता दिए थे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट, है ना। क्या पढ़ेंगे आज हम? फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट, है ना। कनेक्शन जो होता है आपको कनेक्शन में दो टॉपिक पढ़ना है, एक रिवेट पढ़ना है और एक वेल्ड पढ़ना है। सबसे पहले हम रिवेट को शुरू किए, उसके बाद हम वेल्ड को शुरू करेंगे, है ना। यानी रिवेट जोड़ का विफल होना, है ना। आप लोगों का आया था कमेंट, सर राइटिंग थोड़ा अच्छे से लिखे, विफल होना। हम कोशिश करेंगे अच्छे से लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन नहीं होता है, हम चाहते नहीं है कि मतलब कि थोड़ा भी मतलब स्पीड धीरे हो, है ना। क्योंकि स्पीड धीरा रहेगा तो आप लोग 1.25 1.5 पे करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हम कोशिश करेंगे राइटिंग सुधारने का, समझिएगा, है ना। तो कितने प्रकार के रिवेट का फेल्योर होता है ना। रिवेट फेल्योर मतलब रिवेट जोड़ का कितने प्रकार से फेल्योर होता है, तो इसको हम कैटेगरी करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रिवेट जोड़ का, है ना। लिखेंगे रिवेट का कर्तन में विफल होना, रिवेट का कर्तन में विफल होना, यानी फेल्योर इन रिवेट इन शियर, है ना। रिवेट का कर्तन में विफल होना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? रिवेट का धारण में विफल होना, रिवेट का धारण में विफल होना, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा? फेल्योर इन बियरिंग इन रिवेट, है ना, ऑफ रिवेट, जो भी यानी रिवेट का धारण में विफल होना। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? प्लेट का, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? प्लेट का तनन में विफल होना, है ना। यानी फेल्योर इन प्लेट इन टेंसाइल, या फिर इसे टीयरिंग फेल्योर भी कहते हैं, या फिर इसे टेंसाइल फेल्योर इन प्लेट कह सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा आपका? प्लेट का कर्तन में विफल होना, प्लेट का कर्तन में विफल होना, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका पांचवा हो जाएगा प्लेट का धारण में विफल होना, ठीक है। प्लेट का धारण में विफल होना। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको और लास्ट हो जाएगा प्लेट का स्प्लिटिंग कह लीजिए, या फिर इसे क्रैकिंग कह लीजिए, है ना। यानी प्लेट का स्प्लिटिंग यानी क्रैकिंग में विफल होना, ठीक है। अब आज से क्या होगा आपका? मिक्स लैंग्वेज चलेगा। आप कोशिश करेंगे ज़्यादा क्या लिखने के लिए, आपका हिंदी लिखने के लिए, है ना। तो वही हम कहते हैं कि जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के हिसाब से हम चलने वाले हैं। और आप लोग बता दिया करिए कि सर मतलब कि ऐसा कुछ करिए, ऐसा करिए। व्हाट्सएप पे एक दो लोग कमेंट किए थे कि सर राइटिंग सुधारिए। हाँ भाई सुधार लेंगे, और हिंदी में थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। हम इंक डाल रहे हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाँ समझिएगा और समझिएगा। अब देखिए आपके सिलेबस में कितना मिलेगा आपको? 3 फेल्योर मिलेगा, है ना। फेल्योर रिवेट का कर्तन में विफल होना, रिवेट का धारण में विफल होना, एक क्या हो जाएगा आपका? प्लेट का तनन में विफल होना। इतना क्या होता है आपका? ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा। और भी तरह का फेल्योर होता है, ऐसा नहीं है, और भी तरह का फेल्योर होता है, लेकिन मेन है ये। अब समझिएगा ये जो 3 फेल्योर होते हैं ना, ये किसके कारण होते हैं? इनसफिशिएंट, यानी अब देखिए यही होता है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। यानी इनसफिशिएंट क्या होता है आपका? प्रॉपर जितना हमको एज या इंड डिस्टेंस चाहिए, है ना। क्या होता है आपका? एज या फिर इंड डिस्टेंस, जितना हमको एज या इंड डिस्टेंस चाहिए उससे यदि हम कम एज या इंड डिस्टेंस रखेंगे तब क्या होंगी? प्लेट कर्तन में फेल हो जाएगा।
प्लेट धारण में फेल हो जाएगा, प्लेट क्या होगा स्प्लिटिंग या क्रैकिंग में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे समझिएगा, हम क्या लेंगे उसके लिए आपका एक पेज ले लेंगे, ठीक है। क्या ले रहे हैं, एक हम पेज ले रहे हैं, पेज से हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। वेट, आपके लिए एक फ्रेश हम पेज निकाल रहे हैं, सोचिए, है ना। अब समझिएगा, एक क्या हो गया, मान लेते हैं प्लेट है, एक क्या है, मान लेते हैं क्या है, प्लेट है, ठीक है। अब बोर्ड भी वाइट, ए भी वाइट, थोड़ा दिक्कत होगा देखने में। एक क्या हो गया आपका, प्लेट हो गया। प्लेट का कर्तन में विफल होना, मान लीजिए प्लेट में क्या लगा हुआ है, इसमें क्या लग गया, मान लेते हैं क्या लग गया है, मान लेते हैं एक क्या लग गया, रिवेट लग गया। अब देखिए जब जोड़ पड़ेगा ना, देखिए ए, देखिए कैसा फेल हो जाएगा, ये धीरे से यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, यानी प्लेट था ऐसा प्लेट था, यहाँ क्या था आपका, रिवेट था, तो क्या हो गया, रिवेट यहाँ से क्रैक करके आगे निकल गया। अब देखिए, यदि आप पहला क्लास पढ़े हुए हैं, देखिए पहले इन सबको निपटा लेते हैं, क्योंकि इन तीनों को ना हमको डिटेल में पढ़ना है। इन जो हम 3 बता रहे हैं इसको नहीं पढ़ना है बस, लेकिन थोड़ा सा तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए जब हम लिख दिए हैं तो प्लेट का कर्तन में फेल होना, इनसफिशियंट क्या दे दिए हम, इनसफिशियंट रहता है आपका एज या इंड डिस्टेंस, यानी किनारे से क्या हुआ, रिवेट किनारे से यहाँ निकल के चला गया, है ना। अब देखिए, जब आप अच्छे से प्रतिबल विकृति पढ़े हैं तो कर्तन दिखते ही आपको मन में आ गया होगा, हाँ कर्तन में विफल होना यानी कटेगा, कर्तन जहाँ आ गया वहाँ कटेगा, है ना। तो देखिए कट गया, यहाँ से निकल गया बाहर, ठीक है। उसके बाद होता है प्लेट का धारण में विफल होना, कुछ नहीं है, एक प्लेट रहेगा, ठीक है, और प्लेट में एक क्या हो गया, रिवेट हो गया, कुछ नहीं करेंगे, अभी भी इस पे लोड पड़ेगा। धारण मतलब क्या होता है, धारण बियरिंग स्ट्रेस कहाँ उत्पन्न होता है, आपको समझ आ गया होगा। बियरिंग स्ट्रेस, यदि आप स्ट्रेस का क्लास पढ़े हैं तो बियरिंग स्ट्रेस वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ 2 अलग अलग मटेरियल कांटेक्ट करते हैं। अब बताइएगा, एक और मार्कर लेते हैं, एक कौन सा है ना, एक क्या है आपका, ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये कौन सा मटेरियल है, ये रिवेट है, और उसके किनारे किनारे हम ब्लैक से क्या बना रहे हैं, एक किस मटेरियल को बना रहे हैं, ये हो जाएगा आपका प्लेट का मटेरियल। तो जब इस पर लोड पड़ेगा, है ना, लोड कहीं से भी पड़े, है ना, लोड पड़ेगा तो ये प्लेट कैसा होता जाएगा, देखिए प्लेट पे थोड़ा सा लोड पड़ेगा, है ना, प्लेट क्या होता जाएगा, उधर का सिकुड़ जाएगा, उधर कह लीजिए या फिर कहीं किधर भी कह लीजिए। जब प्लेट क्या होगा, तो उसे रप्चर कहते हैं, विदरण कहते हैं। प्लेट क्या हो जाएगा, किनारे का टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है आपका प्लेट का धारण में विफल होना, ठीक है। उसके बाद होता है आपका प्लेट का स्प्लिटिंग या क्रैकिंग। अब क्रैकिंग फेल्योर आप लोग जानते हैं, क्रैक कर जाएगा। अब क्रैकिंग ना मोस्टली 45 अंश पे आप आरसीसी में क्रैकिंग पढ़े होंगे, जब प्योर शियर का कंडीशन आता है। क्रैकिंग में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। बात को समझ, देखिए यहाँ था आपका, ये दोनों प्लेटें क्या हो गई, उठ गई है ना, एक प्लेटें क्या हो गई है, उठ गई है, हम हो सकता है 9 बना पाए हों, है ना। प्लेटें यहाँ क्या लगाया रहेगा आपका, रिवेट लगा है, इसके कारण प्लेटें क्या होगी, क्रैक कर गई हैं। देखिए कितने अंश पे, 45 अंश पे क्रैक करती है। आप आरसीसी वगैरह में पढ़े होंगे तो उसी का कंसेप्ट था। तो इन तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि प्लेट का कर्तन में विफल होना, धीरे से निकल गया, प्लेट, हाँ प्लेट का धारण में विफल होना, रिवेट के कारण किनारे किनारे का क्या हो गया, मतलब कि विदरण हो गया, है ना, रप्चर हो गया, प्लेट के होल के किनारे किनारे स्प्लिटिंग क्रैकिंग, अब क्रैक कर जाता है प्लेट, है ना। इसके बाद हम 3 मेजर फेल्योर पढ़ेंगे। यदि इन तीनों को आप नहीं पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कि आप इसको पढ़े ही नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों को हमको अच्छे से पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है ना। प्लेट का तनन में विफल होना, रिवेट का धारण में विफल होना, रिवेट का कर्तन में विफल होना। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेट का तनन में विफल होना, है ना, लिखेंगे टेंसाइल फेल्योर, टेंसाइल, इसे टीयरिंग भी कहते हैं, बहुत लोग टीयरिंग लिखते हैं। टेंसाइल फेल्योर ऑफ प्लेट, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगा आपका, प्लेट का तनन में विफल होना, ठीक है ना। फेल्योर ऑफ रिवेट जॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे प्लेट का तनन में विफल होना। अब समझिएगा, आपके पास क्या है, एक क्या है, रिवेट का अरेंजमेंट किए हैं। ये मेन प्लेट हो गया, ये आपका लैप ज्वाइंट भी हो सकता है, ये बट ज्वाइंट भी, कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाएंगे, है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, हाँ एक क्या हो गया, एक प्लेट हो गया, ये लैप ज्वाइंट हो सकता है, बट ज्वाइंट हो सकता है, कोई भी ज्वाइंट हो। प्लेट की चौड़ाई कितनी है, b, और इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल t। इसमें क्या लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है ना। इसमें क्या लगा रहेगा आपका, रिवेट लगा रहेगा, इसमें क्या लगा रहेगा आपका, रिवेट लगा रहेगा। अब समझिएगा,
हेडिंग क्या है, प्लेट का तनन में विफल होना, तनन में विफल होना, है ना। हाँ, अब देखिए प्लेट का तनन में विफल होना। अब देखिए अब क्या करेंगे, फोर्स लगा दोनों तरफ से, ठीक है। क्या लगा, फोर्स लगा। जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कितना न्यूटन लगा है लोड, 10 न्यूटन का लोड लगा है दोनों तरफ से, 10 न्यूटन का, कोई दिक्कत नहीं, एक स्ट्रेस उतना दे देगा, उतना लोड ले लेगा। क्या लेगा है, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 40 न्यूटन। भाई कोई ना कोई तो ऐसा लोड आएगा ना जिस पर ये फेल कर जाएगा। क्या फेल करेगा, मान लीजिए अब 50 न्यूटन पे फेल हो जा रहा है, एक क्या हो जा रहा है, प्लेट जो हो रहा है फट जा रहा है, प्लेट हो रहा है तनन में फेल हो जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये प्लेट फेल कहाँ होगा, है ना, यहाँ फेल होगा, है ना, यहाँ पे फेल होगा कि यहाँ पे फेल होगा, बताइए। हम कह दें एक पे प्लेट फेल होगा कि दो पे प्लेट फेल होगा, तो आपका आंसर जा रहा है कि प्लेट एक पे फेल होगा, तो वो गलत है। प्लेट कहाँ फेल होगा, दो पे। क्यों, क्योंकि अभी हम देखेंगे क्यों दो पे प्लेटें कहाँ फेल होगी, यहाँ फेल होगा, कंफर्म है, ठीक है। अभी हम देख लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ का जो एरिया मिलेगा ना, एरिया क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कैसे, देखिए यहाँ जो एरिया ले रहे थे, यहाँ तो पूरी प्लेट का एरिया ले रहे थे। देखिए सामर्थ्य बराबर क्या होता है, यानी इसकी जो सामर्थ्य होगा, यानी सामर्थ्य यानी बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल होता है। यानी क्षेत्रफल, प्रतिबल तो सेम रहेगा, प्रतिबल तो बदलने वाला नहीं है। क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल कम उसका सामर्थ्य कम, जिसका क्षेत्रफल अधिक उसका सामर्थ्य अधिक, है ना। तो यहाँ का क्षेत्रफल क्या है आपका, अधिक है, तो यहाँ का सामर्थ्य क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जहाँ होल किए हैं उस क्रॉस सेक्शन पे, जहाँ होल किए हैं वहाँ का क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो फेल कहाँ करेगा आपका क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे, यानी दो पे फेल करेगा। लेकिन प्लेटें तो आपकी बहुत चौड़ी होती हैं, प्लेटें क्या होती हैं, बहुत चौड़ी होती हैं, तो बहुत चौड़ाई पे तो हम स्टडी करते ही रह जाएंगे। इसलिए हम कितना चौड़ा प्लेट लेते हैं, एक पिच चौड़ा प्लेट लेते हैं। कितनी पिच चौड़ा प्लेट ले लिए हम, एक पिच चौड़ा प्लेट ले लिए। अब पिच क्या होता है ये आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, इसीलिए करते हैं, वो सारी बेसिक डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पिच क्या होता है, एक रिवेट रेखा पर स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच का केंद्र से केंद्र लंबवत दूरी क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो क्या किए, एक पिच चौड़ी प्लेट ले लिए, है ना। अब एक पिच चौड़ी प्लेट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पिच चौड़ी प्लेट ले लीजिए आप, तो लिखेंगे इसे हम, अब इसका एक पिच चौड़ी प्लेट को हम क्या बनाएंगे, यहाँ फिगर बना रहे हैं, एक पिच चौड़ी प्लेट है ना, उसके बीच में क्या लगा है, रिवेट। हम अभी किसको लेकर स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ एक रिवेट को लेकर के। कितने रिवेट को ले रहे हैं, इसमें से सिर्फ एक रिवेट को, इसको ले लिए, ठीक है। बहुत सारी रिवेटें रहती हैं, सिर्फ एक का स्टडी करेंगे, बाकी गुणा कर देंगे, अभी आप देख लेंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि प्लेटें कहाँ फटेगी, यहाँ फटेगी, कन्फर्म है। तो लिखेंगे, है ना, तनन सामर्थ्य। अब देख लेते हैं इसका सामर्थ्य कितना है, तनन सामर्थ्य क्या होगा, है ना, क्या होगा आपका, तनन प्रतिबल, पहले क्षेत्रफल को लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, तनन क्षेत्रफल गुणे तनन प्रतिबल। अब तनन क्षेत्रफल कितना है, देखिए तो इसकी चौड़ाई, टोटल की चौड़ाई b थी, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, p, जबकि इस प्लेट की मोटाई कितनी है, t माइनस, अब तो इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, घटाएंगे भाई, क्योंकि इस पे फेल होगा, है ना, तो इस वाले को घटाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्षेत्रफल कौन सा होगा, ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन। तो लिखेंगे डी क्या है, ग्रॉस डायमीटर, गुणे टी, है ना। ए क्या हो गया आपका, नेट एरिया कहते हैं, नेट क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। लेकिन आप तनन क्षेत्रफल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या ले लिए, पूरा ले लिए, पी गुणे टी, है ना, क्या ले लिए, पी गुणे टी। इसमें से होल का घटा दिए, होल का डाया डी और गुणे क्या हो जाएगा, टी, तो होल क्या किए, इसको हम घटा दिए, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, क्षेत्रफल हो गया किसका, प्लेट का, बचा हुआ क्षेत्रफल नेट एरिया कहते हैं। गुणे तनन प्रतिबल को दिखाते हैं हम लोग एफ टी से, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। तनन सामर्थ्य को दिखाते हैं PT से, किससे दिखाते हैं, P, अब पैरों में T रहेगा, है ना, प्रफिक्स सफिक्स कुछ कहते होंगे। P अब पैरों में क्या है, T है, तो PT क्या हो गया, P, है ना, PT क्या हो गया, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। अब D क्या है, अब P क्या हो जाएगा यहाँ, पिच, P क्या है, पिच, D क्या है आपका, ग्रॉस डायामीटर, D क्या हो गया आपका, ग्रॉस डाया, T क्या हो गया आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट,
थिकनेस ऑफ प्लेट क्या हो गया, थिकनेस ऑफ प्लेट हो गया, और Ft क्या हो गया आपका, तनन सामर्थ्य, सॉरी तनन प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस है ना, टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो गया आपका, तनन प्रतिबल। अब समझिएगा आपको लिखना कैसे है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है ना। सबसे पहले अब क्या करेंगे, एक पिच है ना, अब लिखेंगे हम लोग कि जब है ना, लिखेंगे चित्र में आपको एक चेन रिवेटिंग दिखाया गया है, जब इस पे तनन बल लगाएंगे तब एक लिमिट तक प्लेट तनन बल को वहन कर लेगा, लेकिन यदि हम तनन बल का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि उस बल को प्लेट नहीं वहन कर पाएगी। उस समय क्या होगा, अब बल का मान और बढ़ाएंगे तो प्लेटें तनन में फेल हो जाएंगी। प्लेट के फेल होने से पहले समझिएगा, प्लेट के फेल होने से पहले प्लेट की जितनी सामर्थ्य होगी उसे कहेंगे प्लेट का तनन सामर्थ्य है ना, क्या हो गया आपका, प्लेट का तनन सामर्थ्य। तो अब लिखेंगे एक पिच चौड़ी प्लेट पर विचार करने पर, क्या लिखे, एक पिच चौड़ी प्लेट पर विचार करने पर क्या लिखेंगे, एक फिगर बनाएंगे, लिखेंगे तनन सामर्थ्य, तनन क्षेत्रफल गुणे तनन प्रतिबल। फिर लिखेंगे इसके आगे यदि पूरे क्षेत्रफल को लें तब है ना, पूरे क्षेत्रफल पर विचार किया जाए, विचार करने पर, पूरे क्षेत्रफल नहीं जी, पूरे चौड़ाई पर विचार करने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो PT क्या हो जाएगा, B माइनस क्या हो जाएगा, देखिए तो B माइनस D इंटू T इंटू Ft। अभी छोटा सा लिए थे, अब कितना ले लिए हम, बड़ा ले लिए। अब क्या हो गया आपका, आप देखिए पूरा ले लिए B, तब क्या देखेंगे, जब B पूरा लेंगे तो देखिए रिवेट पंक्ति कितना आया है ना, रिवेट पंक्ति कितना आया, इसे हम कहेंगे देखिए रिवेटों की संख्या, यानी लिख देंगे हम यहाँ n है ना। तो यदि पूरी चौड़ाई पर विचार करें तो क्या हो जाएगा आपका, B माइनस ND इंटू T इंटू Ft। यहाँ n क्या है, रिवेटों की संख्या है ना, रिवेटों की संख्या है n। यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3। अब कहेंगे सर ए वाले रिवेट क्या होंगे, मेरे भाई जब भी आपका प्लेट तनन में फेल होगा, समझिएगा या तो ए वाला क्रॉस सेक्शन फेल होगा, या तो ए वाला क्रॉस सेक्शन फेल होगा, या फिर ए वाला, कोई एक ही क्रॉस सेक्शन फेल होने वाला है। ऐसा नहीं कि टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो सारा फेल हो जाएगा। इसलिए कभी भी 1 2 3 रिवेट पंक्तियों की संख्या नहीं गिनते हैं, किसमें, टेंसाइल फेल्योर में। क्या लिखेंगे, एक पंक्ति में कितना रिवेट है ना, n क्या है, रिवेटों की संख्या लिखे हैं एक पंक्ति में कितने रिवेट हैं, वो क्या होता है आपका, यहाँ वाला n होता है। ये सारी चीजें अच्छे से समझना है। यानी एक क्या है आपका, देखिए एक पंक्ति में कितने रिवेट, 1 2 3, लेकिन रिवेट पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है ना। यहाँ हम एक और बना दे रहे हैं, 4 हो जाएगा है ना। तो क्या हो गया, रिवेट पंक्तियों की संख्या कितने हैं, 4, लेकिन कोई ना कोई एक ही रिवेट पंक्ति फेल होगा, ऐसा नहीं कि चारों फेल हो जाएंगे। लेकिन n का मान क्या है, जब एक पंक्ति फेल होगा तो n का मान कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, कोई एक फेल होगा तो एक पंक्ति में कितने रिवेट हैं, वो हो जाएंगे n, b गुणे n। देखिए 1 2 3 डाया आ गया ना, अभी हम पिच लिए थे तो पिच में एक ही डाया था, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम। तो एक क्या था आपका, रिवेट पंक्तियों की प्लेट का तनन में विफल होना, क्या होता है, PT इंटू होता है P माइनस D इंटू T इंटू Ft होता है, मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं। एक पिच पे हम विचार करते हैं, पूरी चौड़ाई पे विचार बहुत कम किया जाता है, ठीक है। ये सारी फार्मूले आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे, अगला है आपका रिवेट का कर्तन में विफल होना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रिवेट का कर्तन में विफल होना। अब समझिएगा, अब क्या लगा है ना, अब देखिए यहाँ हम बना दे रहे हैं एक लैप ज्वाइंट, क्या बना दिए हम, एक लैप ज्वाइंट बना दिया, ठीक है ना। यहाँ होल करेंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, एक हम रिवेट, है ना। अब समझिएगा, यहाँ एक फोर्स लगा दिए और एक फोर्स हम यहाँ लगा दिए। अब समझिएगा
जब इस पर फोर्स लग गया तो मान लेते हैं कि प्लेट, पिछली बार में क्या फेल हो रहा था, प्लेट फट जा रहा था, उसे टेंसाइल फेल्योर या फिर टीयरिंग फेल्योर कहते हैं, प्लेट का फट जाना, है ना। अब मान लीजिए प्लेट क्या है, बहुत मजबूत है, मोटा प्लेट है, प्लेट क्या है आपका, मजबूत है नहीं मोटा है। अब कितना भी फोर्स लगा रहे हैं तो प्लेट नहीं फट रहा है, क्योंकि प्लेटें क्या है, मजबूत हैं। तब क्या होगा, फोर्स लगाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स लगाते जाएंगे, प्लेटें मजबूत हैं तो क्या फट जाएगा आपका, यहीं से क्या हो जाएगा आपका, यहीं से क्या हो जाएगा, रिवेट फट जाएगा। रिवेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। शियर में, शियर के लिए हमेशा दो फोर्स रिक्वायर होता है ना। तो यहाँ एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है, दो समांतर और विपरीत बल लगते हैं, वही शियर मिलता है ना। और शियर का काम होता है काटना, पिछली बार है ना, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो यदि प्लेटें क्या है, मजबूत हैं, तो खींचते जाएंगे तो प्लेटें तो फटेगी नहीं, क्योंकि प्लेट फट जाएगी तो फेल्योर इन टेंसाइल इन प्लेट, प्लेट का तनन में फेल होना। लेकिन मान लेते हैं प्लेट मजबूत है तो क्या होगा, यहीं से रिवेट क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। रिवेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। रिवेट कट जाएगा तो लिखेंगे रिवेट के कटने से पहले, रिवेट के कटने से पहले जो उसका सामर्थ्य होगा उसे कहेंगे रिवेट का कर्तन सामर्थ्य, है ना। तो रिवेट का कर्तन सामर्थ्य किसे दिखाते हैं, पी एस से। यस मतलब शियर, पी मतलब स्ट्रेंथ, यस मतलब शियर। क्या कट रहा है, रिवेट, तो रिवेट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एफ एस। पी एस मतलब क्या होगा आपका, है ना, कर्तन सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य पी एस क्या होता है आपका, कर्तन क्षेत्रफल, कर्तन क्षेत्रफल गुणे कर्तन, कर्तन प्रतिबल। अब कर्तन क्षेत्रफल कौन सा कट रहा है मेरे भाई, ए वाला, ए रिवेट, रिवेट का पूरा क्षेत्रफल, रिवेट ही तो कट रहा है ना। एक कौन सा कट रहा है आपका, रिवेट कट रहा है, रिवेट का क्षेत्रफल π/4 d स्क्वायर गुणे एफ एस। एफ एस क्या है, कर्तन प्रतिबल, एस मतलब शियर, पिछली बार देखेंगे टी था, टी मतलब टेंसाइल, है ना। अब समझिएगा एक क्या है आपका π/4 d स्क्वायर इंटू एफ एस। इसमें क्या होगा आपका, दो यन से गुणा करेंगे, एक यन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका यन डैश हो जाएगा। अब यन और यन डैश का क्या है, अब समझिएगा यन जो है आपका, यन है आपका रिवेट पंक्तियों की संख्या, क्या है आपका, रिवेट पंक्तियों की संख्या, है ना। कहने का मतलब एक रिवेट लगा है, यही हम एक और रिवेट लगा दें, बताइए मजबूत होगा कि नहीं होगा, एन से गुणा करेंगे इसकी सामर्थ्य बढ़ेगी। एक क्या लगा दें, और लगा दें। अब बताइएगा रिवेट पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है ना। लेकिन ये आपका यहाँ कैसे दिखेगा, है ना, है ना। देखते हैं, ये हो जाएगा आपका डॉटेड, इधर हो जाएगा, देखिए 1 2 1 2 1 2। समझ पा रहे हैं, रिवेट पंक्ति कितने हुए, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, रिवेट पंक्तियों की संख्या 3, है ना। तो यन क्या है आपका, रिवेट पंक्तियों की संख्या, एक रहेगा, दो रहेगा, जितना ज्यादा रिवेट पंक्ति लगाएंगे उतने मजबूत हो जाएगा, है ना। अब यन डैश क्या है आपका, यन नंबर ऑफ शियर प्लेन, नंबर ऑफ शियर प्लेन, यानी कर्तन सतह की संख्या। ये हिंदी होता है, बना के हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश याद रखिएगा, नंबर ऑफ शियर प्लेन। अब नंबर ऑफ शियर प्लेन क्या है समझिएगा, नंबर ऑफ शियर प्लेन होता है कि रिवेट कितने जगह से कटने का चांस है, यानी रिवेट कितने जगह से कट रहा है। जैसे समझिएगा यन डैश होता है रिवेट पंक्तियों, हाँ रिवेट कर्तन प्लेन, शियर प्लेन की संख्या। यहाँ क्या लगा है, एक रिवेट लगा है, अभी आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ क्या लगा है, एक रिवेट लगा है। अब बताएंगे आप, यहाँ एक फोर्स लग जाएगा और कहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा। अब रिवेट कितने जगह से कट सकता है, रिवेट कट सकता है बस यहीं से। तो रिवेट शियर प्लेन की संख्या कितनी होगी, सिर्फ एक होगा, है ना। अब समझ लेते हैं, एक बट ज्वाइंट आ गया, एक कौन सा ज्वाइंट है आपका, बट ज्वाइंट। ऊपर क्या लगा है, एक कवर लगा है, नीचे भी क्या लगा है, एक कवर लगा है, इधर एक लगा दिए, यहाँ एक लगा दिए, है ना। अब बताइए, है ना। अब बताइए रिवेट कितने जगह से कट सकता है। तो यदि आप इधर फोर्स लगाते हैं, इधर क्या लगाएंगे आप, इधर फोर्स लगाएंगे तो रिवेट कितने जगह से कट सकता है, रिवेट यहाँ से भी कट सकता है और रिवेट यहाँ से भी कट सकता है। यानी रिवेट कहाँ से कट सकता है, अब दो जगह से कट सकता है, यहाँ से और यहाँ से। तो रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे शियर प्लेन का संख्या कितना हो जाएगा, 2।
नंबर ऑफ शियर प्लेन कितने हो जाएंगे 2, यानी कहाँ कहाँ से कट रहा है रिवेट, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन हो गए आपके 2 हो गए। ठीक है, अब चलिए एक और बना रहे हैं आपका ऐसा, एक कौन सा ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है ना। एक क्या हो गया आपका, है ना, एक क्या हो गया आपका सिंगल कवर, क्या लगा है आपका सिंगल कवर है। अब बताइए नंबर ऑफ शियर प्लेन कितने मिलेंगे, बताइए नंबर ऑफ शियर प्लेन इसमें कितने मिलेंगे, तो कितने जगह से कटने का चांस है, बस एक ही जगह से कटने का चांस है यहाँ, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन मिलेगा आपको 1। शियर प्लेन समझ आया है ना, शियर प्लेन यानी कितने जगह से रिवेट कट सकता है। तो लैप ज्वाइंट में हमेशा शियर प्लेन याद रखिएगा, नोट करके लिखिएगा, लैप ज्वाइंट में शियर प्लेन 1 होता है हमेशा। लैप ज्वाइंट यही तो है लैप ज्वाइंट, इसमें कवर थोड़ी मिलेगा। शियर प्लेन कितना होता है, 1 होता है। लेकिन डबल कवर बट ज्वाइंट में, डबल कवर बट ज्वाइंट में शियर प्लेन 2, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में शियर प्लेन 1 मिलेगा, है ना। अब इसी साथ साथ हम दोनों को समझ लेते हैं, है ना। हम आपसे पूछते हैं, अब देखिएगा ये हो गया बट ज्वाइंट, एक क्या हो गया आपका डबल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, डबल कवर बट ज्वाइंट, एक क्या हो जाएगा आपका रिवेट लग गया, है ना। हम कहते हैं यन का मान बताइए, यानी स्मॉल यन का मान बताइए और यन डैश का मान बताइए। बताइए तो यन का मान बताइए और यन डैश का मान। सोचिए क्या होगा, यन क्या है आपका रिवेट पंक्तियों की संख्या। तो ये बताइए कौन सा रिवेटिंग है, डबल रिवेटिंग, डबल कवर बट ज्वाइंट। तो डबल रिवेटिंग यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या कितनी है, रिवेट पंक्ति की संख्या 1 और 1 2, है ना। 2 2 4 नहीं करना है, हम बता चुके हैं सारी चीजें, क्योंकि कोई ना कोई एक ही तरफ का फेल होगा। तो रिवेट पंक्ति की संख्या एक ही तरफ का कोई ना कोई लोड लेगा, उसी के सामर्थ्य को कहेंगे हम कर्तन सामर्थ्य। ठीक है, तो यन कितना हो जाएगा आपका, रिवेट पंक्ति की संख्या हो जाएगा यहाँ 2, रिवेट पंक्ति की संख्या 2। लेकिन यन डैश कितना होगा, शियर प्लेन कितने होंगे, तो कितने जगह से कट रहा है, देखिए 1 और 1 2 जगह से, तो कितने हो जाएंगे शियर प्लेन 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, है ना। एक क्या हो गया आपका लैप ज्वाइंट, एक क्या हो गया आपका लैप ज्वाइंट। ठीक है, रिवेटिंग कर दिए, एक क्या कर दिए हम रिवेटिंग कर दिए। ठीक है, हम कहें यन कितना होगा और यन डैश कितना होगा। यन क्या है आपका नंबर ऑफ, यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या। बताइए रिवेट पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3। लेकिन नंबर ऑफ शियर प्लेन कितने हैं, एक कितने जगह से रिवेट कटेंगे, तो बस एक ही प्लेन से कटेंगे, है ना। तो रिवेट प्लेन की संख्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, एक क्या हो जाएगा आपका रिवेट का कर्तन में विफल होना, है ना। अगला क्या पढ़ेंगे, रिवेट का धारण में विफल होना। रिवेट का धारण में विफल होना, विफल होना, है ना, बियरिंग में, है ना, फेल्योर इन बियरिंग ऑफ रिवेट, रिवेट का धारण में विफल होना। अब धारण नाम सुनते ही यदि आप स्ट्रेस अच्छे से पढ़ें तो आपको याद होगा जहां रिवेट और प्लेट कंटेक्ट करेंगे, है ना। अब समझिएगा एक क्या हो गया आपका रिवेट हो गया, एक क्या हो गया, मान लेते हैं प्लेट हो गया। प्लेट में क्या लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है, मान लेते हैं भाई प्लेट में क्या लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है। अब इस पर क्या लग गया, लोड लग गया। अब इस पे क्या लग रहा है आपका, लोड लग रहा है ना। इसको हम बना दे रहे हैं क्या आपका लैप ज्वाइंट। ठीक है, 1 2 3, कितना अच्छे से हम लोग आराम से बना देते हैं रिवेट को मिटा के तुरंत, लड़कों को दिक्कत होता है ना। एक क्या हो गया आपका, हाँ एक क्या हो गया आपका लैप ज्वाइंट का, कुछ भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर क्या लग गया, लोड लग गया। अब लोड लगने से प्लेट तो मजबूत हो गया, प्लेट फट ही नहीं रहा है ना। प्लेट का तनन में विफल, प्लेट कहीं से नहीं फेल हो रहा है। मजबूत क्या है आपका, रिवेट भी मजबूत है, रिवेट भी नहीं फेल हो रहा है। तब क्या करेगा, लोड को ना, अब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, प्लेट के किनारे ये सारी चीजें हैं, ये प्लेट के किनारा क्या होगा आपका, विदरण होगा, यानी रप्चर होगा, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। देखिए प्लेट का किनारा क्या हो जाएगा, देखिए प्लेट का किनारे क्या हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े, क्योंकि जहां 2 पॉइंट कांटेक्ट करेंगे वहीं तो होगा आपका बियरिंग। या ऊपर से हो जाएगा, प्लेट के किनारे है ना, ऊपर से भी हो सकते हैं। तो यही क्या होता है आपका बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट, समझ रहे हैं, यही क्या हो गया आपका बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट। रिवेट का बियरिंग में फेल्योर होने से पहले जो उसका सामर्थ्य होगा उसे कहते हैं आपका रिवेट का
धारण सामर्थ्य। इसे पीबी से दिखाते हैं। किसे दिखाएंगे? पीबी से। तो क्या हो जाएगा आपका धारण सामर्थ्य? क्या हो जाएगा आपका धारण सामर्थ्य यानी पीबी इजकल टू क्या हो जाएगा धारण प्रतिबल धारण क्षेत्रफल गुणे धारण प्रतिबल। अब धारण क्षेत्रफल क्या होता है? डी गुणे टी, है ना। डी क्या हो गया? होल की डाया, होल का डाया कहिए या फिर रिवेट का डाया कहिए, डी ही होता है। ग्रास डायमीटर रिवेट का और होल का दोनों का मान डी होता है। गुणे टी क्या है? प्लेट की मोटाई। गुणे एफ बी क्या है आपका? बी मतलब होता है बियरिंग, यानी क्या हो जाएगा आपका डी गुणे टी गुणे एफ बी। या फिर एक और फार्मूला होता है पी बी, डी गुणे 2T1 गुणे एफ बी, है ना। अब T1 क्या है? यहाँ T क्या है भाई? मेन प्लेट का, है ना, मेन प्लेट का मोटाई, है ना। लैप ज्वाइंट में दोनों मेन प्लेट होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आता है आपका जब बट ज्वाइंट, क्या आ गया आपका जब बट ज्वाइंट आ गया? देखिए ए क्या हो गया आपका बट ज्वाइंट, है ना, रिवेट लग गया। ए क्या हो गया आपका बट ज्वाइंट, ठीक है। अब क्या होगा? टी तो हो गया मेन प्लेट, यहाँ वितरण हो गया, यहाँ वितरण हो गया तो ले लेंगे हम टी। लेकिन यहाँ भी तो हो सकता है ना, जो कवर प्लेट है, कवर प्लेट पर भी क्या हो सकता है? रप्चर हो सकता है, यानी उसका बियरिंग हो सकता है। तो T1 क्या है आपका? T1 क्या है? कवर प्लेट की मोटाई। कवर प्लेट की मोटाई क्या हो जाएगा आपका T1। तो क्या है आपका 2T1, यानी दो कवर वाला, ऊपर वाला कवर भी और नीचे वाला कवर भी। इन दोनों में से जो कम होगा वही होगा आपका PB, वही क्या होगा आपका धारण सामर्थ्य रिवेट का, है ना। इन दोनों में भी हम एक किससे गुणा करते हैं? यन से। अब यन क्या है आपका? रिवेट पंक्तियों की संख्या, रिवेट पंक्तियों की संख्या। इसमें शियर प्लेन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यन क्या हो जाएगा? रिवेट पंक्तियों की संख्या, है ना। बस जब बट ज्वाइंट आएगा तो हमको दोनों निकालना पड़ेगा। लैप में तो कवर प्लेट मिलता नहीं, तो लैप में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब कि यही वाला हो जाएगा, पहला वाला फार्मूला, है ना। तो यही आपका था क्या? फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट। और रिवेट ज्वाइंट के मेन कितने फेल्योर हमको पढ़ना है? 3 फेल्योर पढ़ना है, बाकी 3 को इग्नोर मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको अच्छे से पढ़ लेना, फार्मूले को एकदम याद कर लेना है। चलिए एक बार और हम रिवीजन करते हैं फार्मूले को, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका? टेंसाइल फेल्योर, है ना। पहला क्या हो जाएगा? टेंसाइल फेल्योर ऑफ प्लेट, यानी प्लेट का तनन में विफल होना, है ना। क्या होगा? जब किसी रिवेट ज्वाइंट पर हम तनन बल लगाते हैं तो वह प्लेट एक सीमा तक तनन बल को वहन कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वह प्लेट जहां रिवेट लगे रहते हैं वहां से क्या कर जाता है? तनन में फेल हो जाता है। रिवेट का तनन में फेल होने से पहले उसके सामर्थ्य को क्या कहेंगे? रिवेट का तनन सामर्थ्य। कहीं ना कहीं एक ही जगह से, एक ही क्रॉस सेक्शन से रिवेट क्या होता है? प्लेटें फटती हैं, ऐसे नहीं है पूरे जगह से फट जाएंगे, है ना। तो फेल होने से पहले उसके सामर्थ्य को क्या कहेंगे? तनन सामर्थ्य। उसे PT से दिखाते हैं, क्या होता है? P माइनस D इंटू T इंटू FT, है ना। FT क्या है आपका? तनन सामर्थ्य। कितना आसान है। यदि पूरी चौड़ाई पर विचार करें, यदि पूरी प्लेट की चौड़ाई क्या है? B है, तो B माइनस ND इंटू T इंटू FT। यन क्या है? रिवेटों की संख्या 1 2 3। यन क्या है? रिवेटों की संख्या 3, है ना। और क्या है आपका? P क्या है आपका? पिच है, एक पिच पे विचार किए थे। दूसरा क्या है आपका? रिवेट का कर्तन में विफल होना, कर्तन में विफल होना, है ना। रिवेट का कर्तन में विफल होना। अब कर्तन में विफल क्या होता है? जब रिवेट पर फोर्स लगाते हैं और प्लेटें मजबूत होती हैं, उस अवस्था में रिवेट कई भागों में टूट जाते हैं। रिवेट जितने भागों में टूटते हैं यानी जितने भागों में टूटते हैं उनको कहते हैं हम लोग शियर प्लेन, कर्तन सतह, या हिंदी देख लीजिएगा क्या कहते हैं? शियर प्लेन कहते हैं। रिवेट का कर्तन में विफल होने से पहले जो उसका सामर्थ्य होता है उसे क्या कहते हैं? कर्तन सामर्थ्य। इसे PS से दिखाते हैं, क्या होता है आपका? π/4 D स्क्वायर इंटू FS। क्या हो जाएगा? यन गुणे यन डैश। यन क्या हो जाएगा आपका? यन हो जाएगा रिवेट पंक्ति की संख्या। क्या हो जाएगा आपका? रिवेट पंक्ति की संख्या, है ना। और यन डैश क्या हो जाएगा आपका? शियर प्लेन, नंबर ऑफ शियर
प्लेन हो जाएगा। रिवेट पंक्ति की संख्या समझ रहे हैं, शियर प्लेन आपको समझ आ रहा है ना। तीसरा क्या होता है आपका, रिवेट का धारण में विफल होना, धारण में विफल होना, रिवेट का धारण में विफल होना। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, पी बी इक्वल टू होता है पाई, हाँ क्या होता है, पी बी इक्वल टू डी टी एफ बी एन से गुणा होगा, या फिर एन गुणे डी 2T1 इंटू एफ बी क्या है, धारण प्रतिबल है ना। इन दोनों में से जो क्या हो लेस हो, जो क्या हो लेस हो, वही क्या होता है आपका धारण समर्थ। इतना फार्मूला 3 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए, है ना। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिवेट का धारण में फेल, या तो रिवेट क्या होता है बियरिंग आपका हो जाएगा, बात को समझ रहे हैं, रिवेट बियरिंग हो जाएगा, रिवेट का यानी रिवेट का जो होल है, रिवेट का होल है वही टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो रिवेट का धारण में विफल होना क्या हो जाएगा आपका पीबी, रिवेट का कर्तन में रिवेट कट जाएगा। लेकिन यहाँ ना रिवेट देखिए, रिवेट पे तो तनन फोर्स लगेगा ही नहीं, जब खींचेंगे ना तो रिवेट पे तो कुछ आएगा ही नहीं, जब खींचेंगे तो क्या फटेगा, प्लेट। तो प्लेट तनन में फट रहा है ना, प्लेटें फट रही हैं खींचने पर। अब खींचेंगे तो देखिए रिवेट पे तो कुछ होगा नहीं, प्लेटें फट जाएंगे। लेकिन रिवेट कट सकता है, रिवेट मुड़ सकता है, प्लेट के किनारे किनारे मुड़ सकते हैं। तो यही 3 आपका मेन था, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। अब हम पढ़ेंगे जोड़ की सामर्थ्य, जोड़ का सामर्थ्य। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका जोड़ का सामर्थ्य, जोड़ का सामर्थ्य है ना, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कर लीजिए। हम जब रिवेट पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है रिवेट ज्वाइंट, है ना। अब रिवेट ज्वाइंट का सामर्थ्य क्या होगा, लिखेंगे हाँ लिखेंगे प्लेट का तनन सामर्थ्य, क्या लिखेंगे, प्लेट का तनन सामर्थ्य, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, रिवेट का कर्तन सामर्थ्य, है ना, प्लेट का तनन सामर्थ्य पीटी। उसके बाद लिखेंगे रिवेट का कर्तन सामर्थ्य, रिवेट का कर्तन सामर्थ्य पीएस, तथा रिवेट के धारण सामर्थ्य, रिवेट के धारण सामर्थ्य पीबी, है ना। रिवेट के धारण सामर्थ्य पीबी दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे आगे नहीं जा सकते। रिवेट के धारण सामर्थ्य पीबी में से जो कम होगा उसे रिवेट जोड़ का सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत आसान चीज़ है, समझिएगा। हम क्या कर रहे थे, पूरा एक जोड़ बना रहे थे, रिवेट जोड़, पूरा क्या बना रहे थे, एक रिवेट जोड़ बना रहे थे, है ना। कोई भी बट या फिर लैप कोई भी हो, है ना। अब क्या निकाले, इसका जब हम पीटी निकाले तो आया आपका 50 न्यूटन, इसका पीएस निकाले तो आया 40 न्यूटन, इसका पीबी निकाले तो आया 65 न्यूटन। अब बताइए ये जो पूरा ज्वाइंट है रिवेट का कितने लोड पे फेल हो जाएगा, तो देखिए 40, इसका मैक्सिमम सामर्थ्य कितना है 40। यदि हम 41 न्यूटन का लोड लगाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, रिवेट कर्तन में फेल हो जाएगा, रिवेट टूट जाएगा। यानी रिवेट टूट जाएगा तो पूरा जोड़ टूट जाएगा, है ना। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, किस में फेल हो रहा है आपका, कर्तन में। रिवेट पहले ही फेल हो जाएगा तो उस पर और लोड थोड़ी दे पाएंगे, बात को समझ रहे हैं, और लोड नहीं दे पाएंगे। जैसे समझिएगा, मान लीजिए मेरा एक हाथ बहुत मजबूत है और एक हाथ थोड़ा सा कमज़ोर है, ये मेरा इस पर लोड रखिए 10-10 का लोड ले रहे हैं। ये वाला कमज़ोर वाला हाथ है ना, देखिए ये बायां वाला हाथ है, कुछ लिए हैं कमज़ोर वाला, एक क्या है आपका मजबूत वाला, इस पर आप 10 किलो का रखिए, 10 किलो का कोई दिक्कत नहीं है, रख लेंगे। एक क्या हो गया आपका, इस पर 50 किलो रख दीजिए, इस पर 40 किलो, तो 40 किलो है ना, 50 किलो तो ये तो हाथ ले रहा है, लेकिन ये 40 किलो पे गिर जा रहा है। तो मेरी सामर्थ्य कितनी है, हम कितना लोड ले सकते हैं, 50 किलो थोड़ी ले पाएंगे। हम कहेंगे कि भाई इनके हाथ का सामर्थ्य कितना है, 40 किलो, क्योंकि 40 पे फेल हो जा रहा है ना। तो दोनों तीनों में से जो सबसे कम है, जैसे कि एक और लोड मान लेते हैं, एक और स्ट्रक्चर है ना, क्या लगा है, रिवेट लगा हुआ है, इसका पीटी निकाले 20 न्यूटन का, पीएस निकाले 22 न्यूटन का, पीबी निकाले आपका 21 न्यूटन का।
तब बताइएगा इसका सामर्थ्य कितना होगा, तो कहेंगे सबसे पहले टेंशन में ही फेल हो जा रहा है। 20 के बाद जैसे ही 21 पे लोड आएंगे तनन में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जब प्लेटें ही फट जाएंगी तो 21 का लगाने की सवाल ही नहीं है। हम तो बस वर्बली यानी थ्योरी में चेक कर रहे हैं ना कि इससे ज़्यादा लोड नहीं आ सकता। तो 20 के बाद लगाएंगे तो फेल हो जाएगा तनन में, तो 20 के बाद लोड तो ले ही नहीं पाएगा, तनन में फेल हो जाएगा, है ना। तो इन तीनों में से जो कम होता है वही होता है जोड़ का सामर्थ्य होता है। रिवेट जोड़ का सामर्थ्य इन तीनों में से जो सबसे कम होगा। अब एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल दे देगा, सारा वैल्यू कहेगा जोड़ का सामर्थ्य निकालिए, तो तीनों फार्मूले से निकालना पड़ेगा। जो सबसे छोटा रहेगा उसे कहेंगे जोड़ का सामर्थ्य, इसलिए फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अगला क्या होता है आपका रिवेट मान। क्या होगा आपका रिवेट मान यानी रिवेट वैल्यू, है ना। अब रिवेट मान क्या होता है, लिखेंगे रिवेट का कर्तन सामर्थ्य, रिवेट का कर्तन सामर्थ्य PS तथा रिवेट का धारण सामर्थ्य में से जो कम होगा धारण सामर्थ्य यानी PB में से जो कम होगा उसे रिवेट मान कहेंगे। मतलब क्या हुआ रिवेट मान। अब समझिएगा रिवेट किस में, अभी हम टोटल फेल्योर कितने पढ़े थे, 3 फेल्योर। प्लेट का तनन में फेल होना, रिवेट का धारण में मतलब कि कर्तन में फेल होना, रिवेट का धारण में फेल होना। ये जो फेल्योर था ये किसका फेल्योर था, ये प्लेट का फेल्योर था, है ना। ये प्लेट फेल हो रहा था, ये दोनों क्या था आपका जो रिवेट फेल हो रहा था। ये कौन सा फेल हो रहा था, रिवेट का। तो इन दोनों में से जो कम होगा उसे कहेंगे रिवेट का मान, इन तीनों में से जो कम होगा उसे कहेंगे जोड़ का सामर्थ्य। इन दोनों में से, क्योंकि ये तो रिवेट का है नहीं, PT तो प्लेट का सामर्थ्य है ना, PT क्या है प्लेट का सामर्थ्य, लेकिन PS और PB क्या है, PS क्या है आपका रिवेट का कर्तन सामर्थ्य और PB क्या है आपका रिवेट का धारण सामर्थ्य। तो रिवेट का है, अब रिवेट का इन दोनों में से जो कहेंगे उसे कहेंगे रिवेट वैल्यू, रिवेट मान, है ना। उसके बाद क्या आता है मेरा, उसके बाद आ जाएगा आपका एग्जाम्पल देके ऐसा लिख सकते हैं, माना PS 30 PB 20, है ना। मान लेते हैं क्या है आपका, माना PB 20 हो गया, PS 40 हो गया, PB में पहले ही फेल हो जाएगा, तो ये होगा रिवेट मान, यानी रिवेट इससे ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा। हम अभी क्या मतलब है कि अभी हम इग्नोर कर दिए किसको, टेंसाइल प्लेट को छोड़ के सिर्फ रिवेट का सामर्थ्य देख रहे हैं, तो रिवेट जो सबसे कम होगा उसके बाद नहीं लगा पाएंगे तो हो जाएगा रिवेट मान। अगला होता है आपका ठोस प्लेट का सामर्थ्य। क्या आ जाएगा, ठोस प्लेट का सामर्थ्य, है ना। अब ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पर कोई रिवेट न लगा हो के सामर्थ्य को ठोस प्लेट का सामर्थ्य कहते हैं, ठोस प्लेट का सामर्थ्य कहते हैं, है ना। क्या है कि एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो, आपका इसका नाम ही क्या है, सॉलिड प्लेट, ये ठोस प्लेट का सामर्थ्य। ठोस प्लेट क्या है, जिस पे रिवेट न लगा हो। तो एक पिच चौड़ी प्लेट, है ना, मान लेते हैं इस प्लेट है जिसकी चौड़ाई कितनी है P, है ना। एक पिच चौड़ी प्लेट, भाई ये तो टोटल प्लेट रहेगी तो इसकी टोटल चौड़ाई कितनी रहेगी B, है ना। लेकिन हम किस पे विचार कर रहे हैं, सिर्फ एक पिच चौड़ी प्लेट, इसकी मोटाई कितनी है T। तो ठोस प्लेट के सामर्थ्य क्या हो जाएगा, ठोस प्लेट का सामर्थ्य हो जाएगा आपका, ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे P गुणे T गुणे FT, सॉरी गलत लिख दिए। एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पर कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य को ठोस प्लेट का सामर्थ्य कहते हैं, ठोस प्लेट का सामर्थ्य कहते हैं,
है ना, के तनन सामर्थ्य को, क्योंकि FT आ रहा है। तो देखिए ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा प्रतिबल, यानी प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल क्या है, तनन, क्योंकि प्लेट जब भी फेल होगा तनन में ही फेल होने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका FT यानी तनन प्रतिबल, और P गुणा T क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब इसमें कोई होल तो नहीं किया है ना, क्योंकि ये ठोस प्लेट का सामर्थ्य है। तो क्या हो जाएगा आपका P गुणा T गुणा FT। मैक्सिमम चीज़ हम एक पिच पे ही निकाल लेते हैं, है ना। अभी और लिख सकते हैं डिफिनीशन। अगला क्या होता है आपका दक्षता, यानी इफिशियंसी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हमको नहीं पता दक्षता क्या होता है। अब दक्षता यानी एक दूसरे से कंपेयर करके निकालते हैं दक्षता, है ना। तो लिखेंगे जोड़ के सामर्थ्य, जोड़ का सामर्थ्य तथा ठोस प्लेट का सामर्थ्य, है ना। दक्षता निकालने के लिए हम ठोस प्लेट हमको निकालना पड़ा है। जोड़ के सामर्थ्य तथा ठोस प्लेट के सामर्थ्य के अनुपात को दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से दिखाते हैं, 100 से गुणा करके इसे परसेंटेज में भी दिखा देंगे। तो दक्षता क्या हो जाएगा, दक्षता इन परसेंटेज क्या हो जाएगा, जोड़ का सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। यही तो हम लिखे हैं अभी डिफिनीशन में। सारे डिफिनीशन में आएंगे 2-2 नंबर के, है ना। इसमें डिफिनीशन आते हैं, जो हम लिख रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं वो आते हैं सब। जिसको हम कह रहे हैं कि इग्नोर करिए, आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब वो नहीं आएंगे, ठीक है। अब समझिएगा, जोड़ के सामर्थ्य ठोस प्लेट के सामर्थ्य के अनुपात को दक्षता कहते हैं। इसे परसेंटेज में गुणे 100 कर लेंगे, है ना। यानी जोड़ का सामर्थ्य क्या होता है आपका, PT, PS और PB में से जो कम हो, यही तो होता है आपका जोड़ का सामर्थ्य। अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, P गुणे T गुणे FT, यानी एक पिच चौड़ी प्लेट जिसपे कोई रिवेट न लगा के तनन सामर्थ्य को ठोस प्लेट का सामर्थ्य कहते हैं, है ना। इतना सारी चीजें याद हो गई। अगला आता है मेरा डिफिनीशन, रिवेटों की संख्या। क्या आता है आपका, रिवेटों की संख्या, रिवेटों की संख्या, ठीक है। रिवेटों की क्या आ जाएगा आपका, संख्या आ जाएगा। अब क्या होगा आपका, जोड़ पर लगा अध्यारोपित या आरोपित बल यानी F तथा रिवेट मान का अनुपात, जोड़ का, हाँ, रिवेट मान का अनुपात रिवेटों को संख्या देता है, रिवेटों की संख्या देता है ना। यानी नंबर ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा आपका, अध्यारोपित बल अपान रिवेट मान। यहाँ ना रिवेट मान, इसे रिवेट मान कहेंगे। इसे रिवेट मतलब R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे मेरे भाई, R से। रिवेट मान क्या हो जाएगा, अध्यारोपित बल को F से दिखा दिया और R को क्या दिखा दिए, रिवेट मान से। अब देखिए सारा क्या हो गया आपका, फार्मूला वगैरह खत्म। इतना है ही आपका रिवेट जॉइंट में, अभी मतलब कि खत्म नहीं, मतलब मैक्सिमम चीज़ें खत्म। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ और निकालिएगा, एक फार्मूला होता है आपका नॉमिनल डाया का, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा। नॉमिनल डाया कैसे निकालते हैं, 6.05 √T का मान। ये क्या होता है आपका, mm में आएगा। नॉमिनल डाया, समझ रहे हैं। इसे कहते हैं अनविन फार्मूला। क्या कहते हैं इसे, अनविन सूत्र, ठीक है। क्या कहते हैं, अनविन फार्मूला। जहाँ T क्या है आपका, पतली प्लेट की मोटाई, क्या हो जाएगा आपका, पतली प्लेट की मोटाई हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसको क्यों डायरेक्ट बता रहे हैं, ये डायरेक्ट AIS कोड दे दिया है कि आप नॉमिनल डाया को इसी फार्मूले से निकालेंगे। इसका कोई डेरिवेशन, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, है ना। इस अचानक भयानक आ गया है, आपको इसको याद कर लेना, क्योंकि कोई कंसेप्ट वाली चीज़ रहेगी तो हम उसको बताएंगे, है ना। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नोट कर लेना। अब समझिएगा, अब अगले लेक्चर में कितना टाइम हुआ है, अगले लेक्चर में हम, अरे 1 घंटा हो गया मेरे भाई। अगले लेक्चर में क्या होगा आपका, न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, तो कैलकुलेटर लेके आइएगा, ठीक है। इससे पहले हम आपको अनविन फार्मूले का खुद आपका
एग्जाम्पल करा दें। कहेगा यदि दो प्लेटें जिनकी मोटाई 12 mm है, लैप ज्वाइंट से जुड़ी हो, ग्रॉस डायामीटर निकालिए, है ना। अब क्या करेंगे, अनविन फार्मूला से लिखेंगे नॉमिनल डायामीटर, क्या लिखेंगे 6.05 √t, है ना। प्लेट की मोटाई आपको दिया है ना, तो 6.05 √t, t का मान कितना है 12, तो क्या हो जाएगा आपका √12 गुणे 6.05, तो कितना हो जाएगा आपका 20.95 mm, है ना। तो नॉमिनल डायामीटर को हम कितना लिख लेंगे 21 mm, और ये 21 mm क्या है 25 mm से कम है, तो ग्रास डायामीटर क्या हो जाएगा आपका 22.5, यानी क्या करेंगे इसमें 1.5 mm जोड़ देंगे, 25 mm से कम है। लेकिन इसमें कहीं पतली प्लेट की मोटाई नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये कहा है कि जो दोनों प्लेटें हैं ना, इन दोनों प्लेट की मोटाइयाँ कितनी है 12 mm, इसका भी मोटाई 12, इसका भी मोटाई 12। यदि यही कह देता कि दो प्लेटें जिनकी मोटाइयाँ 12 mm तथा 10 mm है, लैप जोड़ से जुड़ी है, लैप ज्वाइंट से जुड़ी है, तब क्या करते 6.05 अंडर रूट क्या रखते हैं 10, यानी अब जब दो अलग अलग प्लेट की मोटाइयाँ मिल गई तब किसको लेंगे पतली प्लेट को। क्यों? क्योंकि पतली प्लेट ही जब पहले फेल होगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम आएगा, तो जो पहले फेल होगा उसी को तो लेकर सॉल्व करेंगे हम हर जगह। तो पतली प्लेट की मोटाई इसीलिए लेते हैं। इसका कितना आ जाएगा, अब समझ आ गया होगा ये पतली प्लेट वाला, ठीक है। तो फार्मूले को आप एक बार, दो बार, चार बार रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। कंसेप्ट हम समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू होगा आपका न्यूमेरिकल। आप लोग रिस्पांस अच्छा करिए, ठीक है मेरे भाई। आप लोग सो रहे हैं, अभी सोच रहे हैं एग्जाम आएगा तो पढ़ाई करेंगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है अभी आपका 6th सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद आपको 5th भी पढ़ना पड़ेगा, तो दोनों एक ही बार ना आपको ज़्यादा लोड ना आए, इसलिए आप रेगुलरिटी बनाए रखिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, है ना। और आपका तो और दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आपका लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर में कोई भी मतलब कि दाग नहीं होना चाहिए रिजल्ट पे कि आप बैक लेके घूम रहे हैं, उसी पे लिख देगा बैक वाला, है ना, या फिर आप डबल मार्कशीट ले घूम रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप किसी कंपनी वगैरह में जाएंगे तो आप क्या होगा, प्राइवेट, देखिए गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट में तो हम आपको एक रियलिटी बता रहे हैं, इंटरव्यू हो नहीं रहा है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की तो वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट में तो इंटरव्यू नहीं होगा, तो गवर्नमेंट के लिए 2 मार्कशीट लीजिए, 3 मार्कशीट लीजिए, बैक लीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में क्या होगा ना, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में क्या होगा, आपका थोड़ा वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे सब कि बैक लग गया है, या फिर देखेंगे 2 मार्कशीट है, तो थोड़ा बहुत नज़र में गिर जाएंगे। ऐसा नहीं आपको नहीं मिलने वाला, एक होता है ना नज़र में गिर जाना, ठीक है। तो ये बात फंसता है, तो कोशिश करिए कि बैक ना लगे, ठीक है। बाकी सब अच्छा होगा, लेकिन रेगुलरिटी बना कर रखिए। अभी हम, क्योंकि हम लोगों को सारी चीज़ें यूट्यूब है तो पता रहता है कि भाई व्यू कब आ रहा है, अभी एग्ज़ाम आ जाएगा तो मतलब एकदम व्यू आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं आ रहा है तो सो रहे हैं लोग, तो ऐसा गलती मत करिए। जो पीछे गलती कर चुके हैं आप लोग लास्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग तो खुद चालाक हो गए, समझदार हो गए, तो आप लोग अभी सोइए मत, क्योंकि अभी आपको 5th का भी देना है, 6th का देना है, तो कम से कम इसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।